चलो, तो आज मैं करूंगी डिस्कस आपसे पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। तो डाल्टन्स लॉ क्या कह रहा है, देखो मैं इसको पहले समझा देती हूँ, ये तो आप पढ़ ही लोगे। ये कह रहा है कि जब कोई ये कंटेनर में हमने गैस का मिक्सचर रखा है, सपोज करो अभी मैंने यहाँ पे 2 गैस लिए यहाँ पे, ठीक है ना, 2 गैसेस हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। क्या लिया है, 2 गैसेस हमने यहाँ पे लिया है, ओके। अब मैं क्या कर रही हूँ बेटा कि अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसमें जो ये गैसेस हैं, 2 गैसेस एंड these are non reactive gases, नॉन रिएक्टिव गैसेस है, मतलब ये आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, तो इनको हम बोलेंगे नॉन रिएक्टिव गैसेस, ठीक है ना। 2 गैसेस हैं, गैस ए एंड गैस बी। सपोज करो गैस ए का जो पार्शियल प्रेशर है वो पीए है और गैस बी का जो पार्शियल प्रेशर है वो पीबी है, ठीक है ना। मतलब ये गैसेस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, तो इसका जो है पीए है और इसका भी पीबी है। तो डाल्टन ने कहा था कि जब कोई मिक्सचर में नॉन रिएक्टिंग गैसेस को हम लेते हैं तो मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर है, इसका मतलब टोटल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। टोटल प्रेशर ऑफ अ गैस, टोटल प्रेशर ऑफ अ गैस की जगह पे मैं लिखूंगी मिक्सचर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैसेस। यहाँ पे मेरे पास कितने गैस है, 2 गैसेस है, तो यहाँ पे इस मिक्सचर का टोटल प्रेशर क्या होगा, पीटी, और ये इक्वल होगा पीए प्लस पीबी के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 गैसेस है। अगर मैं बात करूं ये किस कंडीशन में है, तो ये तब है जब मोर देन 2 गैसेस प्रेजेंट है मिक्सचर में, तो पी टोटल, जो पी टोटल होगा मिक्सचर का, दैट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 डॉट, जितनी भी गैसेस हो उतनी तक ये जाएगा, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं, पीडीएफ में सेंड करा दूंगी आपको। आगे देखते हैं इसमें कि जो पीटी होता है वो होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन हमने क्या पढ़ा था, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर वाला रूल है ना, ये एप्लीकेबल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल है वो है पी एंड एन, ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे ये गैस है, तो जो पहला गैस है P1, इसके केस में मैं देख रही हूँ P1 के केस में, और इसके नंबर ऑफ मोल्स N1 है, तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, यहाँ से हमारा इक्वेशन होगा P1V इज इक्वल टू N1RT, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ P1, एक सेकेंड, या फिर बेटा मैं इसको लिख सकती हूँ P1 इज इक्वल टू N1RT बाई V, तो ये होगा इक्वेशन 1। अगर इसी तरह मैं P2 के लिए लिखूं, गैस 2 के लिए, तो वो हो जाएगा N2RT बाई V। RT बाई V सब में कांस्टेंट होगा क्योंकि हमने लिया है टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये इक्वेशन हो जाएगी 2। P3 के लिए अगर मैं ले लूं तीसरे गैस के लिए, तो N3RT बाई V, तो ये हो जाएगा 3। तो यहां से क्या आएगा, पीटी क्या है हमारा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो यहां से आ जाएगा पीटी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट करो, N1 RT बाई V, N2 RT बाई V, N3 RT बाई V प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, यहां से आएगा आपका पीटी इज इक्वल टू RT बाई V, सब में से कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट 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 RT बाई V, ठीक है। क्या आएगा, RT बाई V, ठीक है, ये RT बाई V आ जाएगा।
तो अगर मैं बात करूं पी टोटल की, पी टोटल क्या होगा, तो यहां से आइडियल गैस इक्वेशन से मैं पी टोटल भी निकाल सकती हूँ। सपोज करो यहाँ पे पीटी है इज इक्वल टू एन टी आर टी बाई वी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रख दूं तो क्या आ जाएगा इस वाले इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा पीटी की जगह एन टी आर टी बाई वी इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री डॉट डॉट आर टी बाई वी। तो आर टी बाई वी से आर टी बाई वी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी फाइनली कि एन टी इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर, टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर, total moles of the mixture is equal to the sum of number of moles of each gases। यहां तक क्लियर है? एक बारी बता दो, यहां तक क्लियर है? जो टोटल मोल्स होगा गैस का, ऑब्वियस सी बात है ना बेटा कि जितने नंबर ऑफ मोल्स, जैसे 10 हमने गैसेस डाला तो 10 गैसेस का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो भी तो 10 ही होगा ना। 10 नहीं सॉरी, जो 10 हमने गैसेस डाली, एक का 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके हमने उसमें ऐड किया गैसेस। जो टोटल मोल्स ऑफ द गैस अगर हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, वो सम ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच गैसेस, ठीक है ना, उनके सम के बराबर होगा। ओके आगे चलते हैं, इसको मैं रिलेट करती हूं मोल फ्रैक्शन के चल में। तो अब मैं निकालूंगी रिलेशन बिटवीन पीटी एंड partial pressure of a gas with mole fraction, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, आप देखो, जो मोल फ्रैक्शन हम डिवाइड करते हैं दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपाउंड, गिवन स्पीसीज लिख देती हूं मैं, कुछ भी हो सकता है वो, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहां तक तो क्लियर है ना? मोल फ्रैक्शन तो आपको पता ही होगा, आपने 11th फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गिवन स्पीसीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज द मोल फ्रैक्शन। सपोज करो हमारे पास है, हमने क्या किया, हमने डिवाइड किया, हमारे पास क्या था बेटा, हमने क्या रिलेशन निकालना है, P1 पार्शियल प्रेशर, तो ये मैं निकालती हूँ यहां से, देखो यहां से मैं निकालती हूँ, यहां से एक रिलेशन आता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस is equal to the total pressure of mixture into mole fraction of that gas, ठीक है। कैसे आएगा, अगर सपोज करो पार्शियल प्रेशर गैस 1 का अगर निकालना है तो P1 इज इक्वल टू PT इंटू एक्स आई, मतलब x1 कर दो, ठीक है ना, क्या कर दे इसको, x1 कर देते हैं, x1। सो x1 इज द टोटल मोल फ्रैक्शन, और x1 की वैल्यू क्या होगी, n1 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 डॉट डॉट जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होंगे। So this is the relation between mole fraction, total pressure and partial pressure of a single gas। यहां तक क्लियर है तो एक बारी बता दो मुझे, यहां तक क्लियर है तो एक बारी बता दो मुझे, ठीक है। इसमें मैंने आपको डेरिवेशन नहीं कराया, डेरिवेशन की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि जो है हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन आएगा। अगर सीबीएसई में ये चैप्टर रहता तो मैं आपको डेरिवेशन जरूर कराती। देखो बेटा क्या होता है ना, ये रिलेशन एक आया है, रिलेशन एक है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उस गैस के मोल फ्रैक्शन को उसके टोटल मिक्सचर के टोटल प्रेशर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। और जो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पर्टिकुलर कंपाउंड या स्पीसीज या पर्टिकुलर गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर, ठीक है ना। अब जैसे कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें 4 गैसेस मिक्स है,
गैस नंबर 1, गैस नंबर 2, गैस नंबर 3, गैस नंबर 4। तो जो टोटल प्रेशर टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना, वो होंगे N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, 4। सपोज करो हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 निकालना है और हमारे पास टोटल प्रेशर हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स भी पता है, तो हम क्या लिखेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 इज इक्वल टू द total pressure of the mixture into total pressure of the mixture into mole fraction of gas 1। और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 क्या होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? तो यहां तक आपको समझ में आ गया है? ओके, देखो बोली रिपीट करो और फिर मीटिंग छोड़ दिया, शायद नेटवर्क इशू होगा। सो दिस इज द डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर का लॉ है, डाल्टन्स का, और इस पे क्वेश्चन आते हैं और फिर जो है इस पे क्वेश्चन आते हैं। टोटल प्रेशर दिया होगा और मतलब पार्शियल प्रेशर अलग अलग दिया होगा, तुम्हें टोटल प्रेशर निकालने को आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, सिर्फ आइडियल गैस के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल। आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जो भी गैस होते हैं वो बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं और उनकी जो साइज होती है वो बहुत ही छोटी होती है। तो सपोज करो मेरे पास ये कंटेनर है और ये हमारा गैस का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर मैं एक गैस की बात करूं तो इसकी जो साइज है वो बहुत ही स्मॉल होती है, इसलिए इसको पॉइंट मास की तरह कंसिडर करते हैं हम, पॉइंट मास की तरह। तो इसका साइज बहुत ही छोटा है, इसलिए जो इसका साइज ना वो कंटेनर के साइज के मतलब जो भी हम गैस डालते हैं ना वो कंटेनर के वॉल्यूम में फिट हो जाती है। ठीक है ना। दूसरा, the molecule are in constant random motion which result into colliding with them and the wall of container। that point I have already discussed with you कि जब ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो आपस में घूमते रहते हैं, तो जब ये रैंडम मोशन करेंगे तो ये इसके दीवार से भी टकराएंगे और फिर आपस में भी टकराएंगे। ठीक है ना। और जो इनका कोलिजन होता है ना, ये टकराने की वजह से क्या करते हैं, ये मोमेंटम मतलब अपनी एनर्जी और मोमेंटम जो है वो एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है ना, वही लिखा हुआ है। As the gas molecule collide with the wall of container, the molecule imparts some momentum to the wall। और आपस में भी मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं और वॉल को भी मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं। ये जो कोलिजन होता है दैट इज द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है बेटा कि एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या होगा, कंजर्व होगा। दो टाइप के कोलिजन आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। इनइलास्टिक में क्या होगा कि एनर्जी तो कंजर्व होती है, मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है। लेकिन परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगा, एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही कंजर्व होगा। ठीक है ना। अभी कह रहा है मॉलिक्यूल डू नॉट exert any force of attraction or repulsion। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इनमें जीरो होता है। किसमें, आइडियल गैस में, जब हम एजम्पशन पढ़ रहे थे तो। ठीक है ना, आगे चलते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कह रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड रिमेन कांस्टेंट इवन ऑन चेंजिंग द इंडिविजुअल स्पीड ऑफ द गैसेस। टोटल स्पीड जो एवरेज स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी, भले हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग हो। If the gases have variable speed, they must also have variable kinetic energy। इस पॉइंट का क्या मतलब है, kinetic energy is proportional to 1 by is equal to 1 by 2 mv स्क्वायर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे किस से प्रोपोर्शनल हो रही है, मास से, और काइनेटिक एनर्जी हो रही है वेलोसिटी से। अगर देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में चेंज होगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या करेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, वेलोसिटी में चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी अलग अलग होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होगी। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल चेंजेस विद द टेम्परेचर। जो मेन हमारा हीरो होता है जो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है वो होता है टेम्परेचर।
So kinetic energy is directly proportional to the absolute temperature. ठीक है ना? Kinetic energy is directly proportional to the absolute temperature. Absolute temperature पे ये क्या करती है? डिपेंड करती है, ठीक है ना? अगर टेम्परेचर बढ़ा, स्पीड बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो एक बार बता दो बेटा, बताओ जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन है, ठीक है ना? सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT, ये इसका एक्सप्रेशन होता है। अब आपको पता है कि पीवी इज इक्वल टू nRT, तो nRT की जगह पे वी कैन राइट पीवी ऑल्सो। तो जो दूसरा इक्वेशन हो जाएगा कि 3/2 पीवी। तो दो इक्वेशन होते हैं काइनेटिक एनर्जी के, और एक तीसरी होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तीसरी जो होती है वो होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर मोल। ठीक है, अब हम निकालेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 R डिवाइडेड बाई N R T, सॉरी T। अब ये N क्या है बेटा? R तो आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। N जो है वो है एवोगैड्रोस कांस्टेंट या नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब यहां से जो आएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाला, वो क्या आ जाएगा इसका आंसर? तो यहां से अगर हम बात करें, देखो R/N, R भी कांस्टेंट, N भी कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज K, एंड इट इज नोन एज वोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल टू 3/2 kT। ठीक है ना, 3/2 kT। ये क्या है? K इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है इंटू 10⁻⁸। ये सही है? बोलो, ये ठीक है? बोलो भाई, जल्दी से बता दो। जल्दी से, मैम समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया बेटा? ऊपर वाला इक्वेशन समझ आ गया? ये तो एक्सप्रेशन है, मैंने कोई प्रूफ नहीं किया। प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आईआईटी जेईई में प्रूफ का करने का आता ही नहीं है, ठीक है ना? दो एक्सप्रेशन आया, एक एक्सप्रेशन आया काइनेटिक एनर्जी पर मोल में, तो 3/2 nRT कर दिया। nRT की जगह पे हमने लिख दिया पीवी, तो मैंने यहाँ पे nRT की जगह पे पीवी लिख दिया। ये क्लियर है ना? बोलो आरुषि, ये वाला समझ में आया? अगर हम एवरेज एनर्जी निकालते हैं तो क्या करते हैं? एवरेज में जो है टोटल नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, उसको हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देते हैं। अब आपको पता है कि मैंने यहाँ पे क्या किया, 3/2 R/N। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और N जो है वो गैड्रो नंबर है। ठीक है, अब एवोगैड्रो नंबर भी एक कांस्टेंट है और R भी एक कांस्टेंट है, तो दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आता है K। ठीक है, ये क्या आता है? एक नया कांस्टेंट K आ जाता है। तो जो K आता है ना, उसी को हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, और फिर जो हमारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आता है, वो होता है काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल टू 3/2 kT। क्लियर है बच्चा पार्टी? हम्म, आगे चलें? आगे चलें, बताओ। ठीक है, चलो चलो।
तो अब हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन करते हैं एक, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट -25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। ठीक है, अब हमारे पास 4 ग्राम दिया है, यानी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है ना, तो गिवन मास ऑक्सीजन का कितना है, 4 ग्राम। ऑक्सीजन जो होता है वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या हो जाएगा, 32। ठीक है ना, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। टेम्परेचर दिया हुआ है हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड, -25 डिग्री, इसको हम बदलेंगे केल्विन में तो 273 माइनस प्लस -25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आ जाएगा T इज इक्वल टू 248 केल्विन। अब हमने इसमें क्या करनी है, सारी वैल्यू रखनी है, 3/2 इंटू 1/8 इंटू 8.321, 8.3 रख दो, 8.3 इंटू 248। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये न्यूमेरिकल समझ में आया, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ जो काइनेटिक एनर्जी, देखो एवरेज नहीं पूछा है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसमें। ठीक है ना, एवरेज नहीं पूछा है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर एवरेज पूछा होता तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, बोल्ट्जमैन का। कौन सा फॉर्मूला निकल जाए मैम, के की वैल्यू की यूनिट क्या लिखी थी, है अर्ग लिखी है बेटा, अर्ग, जूल और अर्ग। अर्ग जो होती है वो एसआई यूनिट नहीं होती है, वो सीजीएस यूनिट होती है। ठीक है ना, बाकी आप बुक में देख लेना, वो भी यूनिट दी होगी। न्यूमेरिकल ठीक है, न्यूमेरिकल ठीक है, समझ आ गया, बोलो न्यूमेरिकल समझ आ गया, बोलो भाई। चलो, तो यहाँ पे इसका आंसर भी दिया हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है ना, देखो 3/2 nRT, 3/2 दिया है और इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे 0.125 मोल आ गया, तो इन्होंने यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, और ये कैलकुलेशन आपका हो गया, ये कैलकुलेशन आपका हो गया। चलो, अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो अब हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड। अब ने देखो इन्होंने इसमें क्या बेसिकली हमें पढ़ना है, तो उन्होंने बताया बेसिकली कि जब भी हम किसी गैस को कंटेनर में रखते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट गैस की डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होती है। कुछ गैस होते हैं जिनकी बहुत स्पीड हाई होती है, गैस मॉलिक्यूल, कुछ गैस मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी बहुत स्पीड हाई होती है, कुछ गैस मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी स्पीड कम होती है। ठीक है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होती है। तो इन्होंने क्या किया, मैक्सवेल ने, इन्होंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीड के बीच में ग्राफ बनाया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड स्पीड के बीच में क्या बनाया, ग्राफ बनाया। तो ये जो ग्राफ आया इसको हम बोलते हैं बेल शेप्ड ग्राफ। बेल शेप्ड ग्राफ होता है इसको, जैसे घंटे की तरह, देखो पहले ऐसे घंटे की तरह है ना, तो इन्होंने क्या देखा कि शुरू शुरू में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जैसे जैसे बढ़ रहे हैं स्पीड भी बढ़ रही है। ठीक है ना, जैसे जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, और स्पीड इस एक्सिस पे है, यानी कि यहाँ से यहाँ आएंगे तो स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं स्पीड भी बढ़ रही है। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड हाई हो जाएगी उसके बाद जो है स्पीड क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। क्या होने लगेगी, घटने लगेगी, स्पीड कम होने लगेगी। ठीक है ना, इन्होंने बताया कि जो गैस मॉलिक्यूल है उसमें 3 टाइप की स्पीड होती है। एक जो ये वाली स्पीड है जो मैक्सिमम है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जो दूसरा ब्लू से दिखाया गया है ये एवरेज स्पीड है, और ये जो तीसरा है ये है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। बस इसमें कुछ समझना नहीं है, तुम ये समझो कि जब भी कोई गैस के मॉलिक्यूल होते हैं तो उनमें 3 टाइप की स्पीड होती है, और ये जो ग्राफ है वो काइनेटिक एनर्जी में और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में है। ठीक है ना, इसको और इलाबोरेट करती हूँ मैं, देखो यहां से, यहाँ पे इस ग्राफ को मैं खुद से ड्रॉ कर दे रही हूँ बेटा।
अलग अलग टेम्परेचर पे। तो ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये है आपका स्पीड। ठीक है, एक मैंने ग्राफ ड्रॉ किया ऐसे, ये हमारा टेम्परेचर T1 है। दूसरा मैं ग्राफ ड्रॉ कर रही हूं, ये हमारा टेम्परेचर T2 है। तो यहां से T2 इज ग्रेटर देन T1 कैसे आया? बिकॉज एरिया अंडर एरिया एरिया अंडर कर्व at T2 is more than area अंडर कर्व T1। तो जिसका एरिया ज्यादा होगा वो ज्यादा आपका टेम्परेचर उसका हाई होगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखो तीन स्पीड यहाँ पे भी दिखाई गई है, ये मोस्ट प्रोबेबल, ये एवरेज और ये रूट मीन स्क्वायर्स। ठीक है ना। तो ये हमारा एक ग्राफ इन्होंने एक सर्च किया और उस ग्राफ के मतलब ग्राफ इन्होंने एक दिया और उस ग्राफ की बेसिस पे तीन टाइप की स्पीड्स निकाली। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल जिस स्पीड से भागते हैं ना उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और फिर जो पूरे मॉलिक्यूल का स्पीड का जो एवरेज होता है उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। और एक स्पेशल टाइप की स्पीड होती है जिसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो तीन तरह के स्पीड का इन्होंने वो निकाला, डायग्नोज किया, इन्होंने बताया तीन तरह की स्पीड को। अब वन बाय वन करके हम तीनों स्पीड को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अब ये कह रहा है इस ग्राफ का साइलेंट फीचर क्या है, तो कह रहा है द परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल विथ वेरी हाई एंड लो स्पीड इज एक्सट्रीमली स्मॉल। इसका मतलब जो भी ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है जिनकी बहुत कम स्पीड है वो भी बहुत कम है, और ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी बहुत ज्यादा स्पीड है वो भी कम है। ऑब्वियसली सारे लोग तो तेज भाग नहीं सकते और सारे लोग आलस कर नहीं सकते। तो कुछ मॉलिक्यूल होंगे बिल्कुल आलसी होंगे, 1-2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहे होंगे, और कुछ की स्पीड बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जो फ्रैक्शन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का होगा, ऐसे परसेंटेज जो होगा ऐसे मॉलिक्यूल का, वो बहुत ही कम होगा। मोस्टली द मॉलिक्यूल पॉजेज स्पीड इन द मिडिल विच इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसका मतलब जो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल है जिस स्पीड से भागते हैं उनको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 70% मॉलिक्यूल की स्पीड जितनी होगी उस स्पीड को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। द टोटल एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ गिव्स द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देयर आर टू मोर स्पीड, रूटमैन स्क्वायर स्पीड एंड एवरेज स्पीड। ठीक है ना। तो अब वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करते हैं। जो पहला है ये है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं? सपोज करो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं हमारे पास और उनकी स्पीड अलग अलग है, V1 V2 V3 इस तरह से। तो जो VRMS होगा ना, VRMS इज इक्वल टू क्या होगा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। जो VMPS होगा, इट इज द स्पीड, it is most probable speed and it has been carried by 60 to 70% of molecule of gas molecule। एवरेज स्पीड क्या होगा? दिस इज द एवरेज स्पीड, एंड एवरेज स्पीड को कैसे हम डिफाइन करेंगे बेटा? एवरेज स्पीड को हम डिफाइन करेंगे V एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनसे हम क्या करेंगे, इनको डिफाइन करेंगे। ठीक है ना। अब मैं अलग अलग स्पीडों को का एक बारी एक्सप्रेशन देख लेती हूँ, क्योंकि इस पे तो क्वेश्चन आते नहीं है, क्वेश्चन इस पे आते हैं, हम उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन आएगा VRMS इज इक्वल टू, एक एक्सप्रेशन होता है 3RT/m। ठीक है ना। दूसरा है आपका VMPS मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल टू होता है 2RT/m। ये मत पूछना मैम ये कहाँ से आया, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कोई डेरिवेशन नहीं करा रही हूँ, ये बस आ गया, ये समझो, बस आपको फॉर्मूला याद करना है।
एंड V एवरेज इज इक्वल टू 8RT बाई पाई m। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग स्पीड आए। इसका एक दूसरा फॉर्मूला होता है, दैट इज 3P/d 2P/d 8P/πd। अब यहाँ पे क्या क्या है एक बारी देख लो। m जो है दैट इज मोलर मास, ठीक है। d जो है वो है डेंसिटी, p जो है वो है प्रेशर, t जो है वो है टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमारा तीनों स्पीड का अलग अलग क्या है, वो है, ठीक है ना। तीनों स्पीड का अलग अलग एक्सप्रेशन है। 1 मिनट में मैं आ रही हूँ, ठीक है, कोई दरवाजे पे आया हुआ है, फिर तब तक आप इसको समझो। मैं एक सॉरी सॉरी आ गई मैं, ठीक है। हाँ जी, क्या माइक, माइक का क्या बोल रहे हो? हम्म, माइक का क्या हुआ खुशी? इज एनी प्रॉब्लम विथ माइक? सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं, अरे मेरी आवाज किसी को नहीं आ रही है क्या? अच्छा जब ही था, ओके। बट पढ़ा रही थी तब तो ऑन था ना, जब पढ़ा रही थी तब तो ऑन था ना। हाँ वो मैं थोड़ी देर के लिए गई थी ना, कोई आया हुआ था, ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग स्पीड की अलग अलग एक्सप्रेशन है, ओके। अगर मैं बात करूं कि स्पीड जो है वो किस किस पॉइंट पे डिपेंड करता है, तो आप यहां से देख लो कि किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी गैस का स्पीड सबसे पहले तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, फिर उसके मॉलिक्यूलर मास पे, ठीक है, फिर उस पर किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे और डेंसिटी पे, ठीक है ना। तो इन 4 फैक्टर्स पे स्पीड डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, देखो यहां से, v इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, यानी कि t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। v इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो मोलर मास के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फिर अगर बात करें तो v इज प्रोपोर्शनल टू √p, यानी प्रेशर के डायरेक्ट रिलेशन है, एंड v इज प्रोपोर्शनल टू 1/√d। इसका मतलब डेंसिटी से उल्टा रिलेशन है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो मोटा आदमी रहेगा वो ज्यादा भागेगा तेज, या जो पतला आदमी रहेगा वो तेज भागेगा? जो मोटा आदमी रहेगा वो तेज भागेगा या पतला आदमी रहेगा वो तेज भागेगा? बताओ भाई, कोई बताओ। पतला। हाँ, तो इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो जिस मॉलिक्यूल का मास ज्यादा होगा वो ज्यादा बड़ा होगा, उसका साइज बड़ा होगा, ठीक है ना, तो उसकी स्पीड कम होगी। और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी एंड मास आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, तो मास ज्यादा होगा यानी वो डेंस भी ज्यादा होगा, तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी तो भी उस केस में उसकी स्पीड कम होगी, ठीक है ना। और फिर वेलोसिटी कैसे बढ़ेगी, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा जो है वेलोसिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, टूटेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा तो मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से मतलब मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो यहां से एक और देख लो, अगर मैं रिलेशन देखूं तो रिलेशन की बात करूं तो v1/v2
is equal to under root T1 by T2 if molar mass और गैस इज सेम। अगर एक ही गैस है, उनके अलग अलग टेम्परेचर पे हमें स्पीड बतानी हो, तो हमारा रिलेशन ये आएगा, ठीक है ना। इफ टेम्परेचर एंड गैस बोथ आर वेरिएबल, दोनों ही चेंज हो रहे हैं, आपसे स्पीड का रेशियो पूछेगा, तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू t1 बाई t2 इंटू m2 बाई m1, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं डेंसिटी और उसका निकालू, तो इफ प्रेशर एंड डेंसिटी बोथ आर वेरिएबल, बोथ आर वेरिएबल, तब हमारा रेशियो क्या होगा, v1 बाई v2 इज इक्वल टू अंडर रूट p1 बाई p2 इंटू d2 बाई d1, ठीक है। सिमिलरली इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, तब क्या होगा, v1 बाई v2 इज इक्वल टू अंडर रूट d2 बाई d1, क्योंकि उल्टा रिलेशन है, ठीक है ना। फॉर सेम गैस, सेम गैस होगा तो डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगा। प्रेशर सेम गैस एंड वेरिएबल प्रेशर, प्रेशर चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, v1 बाई v2 अंडर रूट p1 बाई p2। तो इतने सारे मैंने आपको रिलेशन बता दिए, और इन्हीं रिलेशन के ऊपर जो है आपको क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं रिलेशन के ऊपर आपके पास सारे क्वेश्चन आएंगे। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आते हैं रिलेशन का, और कुछ आते हैं एक्सप्रेशन से भी, जो 3RT/m हो गया या 3P/d हो गया, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो अब एक हम क्वेश्चन करेंगे इसी पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। देखो, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। तो हाइड्रोजन पूछा है, यानी H2 पूछा है, ठीक है ना। तो H2 का मोलर मास कितना होगा बेटा, मोलर मास कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। अब कह रहा है कि टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 27 + 273 इज इक्वल टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। अब हमसे पूछा है रूट मीन स्क्वायर, तो VRMS कितना होता है, अंडर रूट 3RT/m, आर के टर्म में ही निकाल लेना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 300 इंटू R डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो यहां से निकालोगे जो वैल्यू आएगी, दैट इज द VRMS ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। लेकिन जो इसका कैलकुलेशन आंसर में पीपीटी में दिया हुआ है ना, वो गलत है, तो उसको मैं PDF भेजते समय कट कर दूंगी, ठीक है ना। तो ये जो आंसर दिया है ना, ये सही नहीं है, तो इसको मैं PDF करके PDF में जब आपको भेजूंगी ना, तो इसको कट कर दूंगी। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ VRMS टू VMP इन ऑक्सीजन गैस एट 298 डिग्री, यानी हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन, ऑक्सीजन गैस है, यानी गैस जो है हमारा क्या है, सेम है, तो हमारा मोलर मास भी क्या होगा, सेम होगा। अब हम दोनों का रेशियो निकाले, VRMS क्या होता है, VRMS होता है 3RT/m, ठीक है। टेम्परेचर भी सेम है, देखो टेम्परेचर भी सेम है, दोनों में कोई टेम्परेचर चेंज हो रहा है नहीं, तो ये भी क्या है, सेम है। और VMPS क्या होता है, ये होता है आपका 2RT/m, डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है, डिवाइड कर दो, तो ये VRMS डिवाइडेड बाई VMPS, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल। तो यहां से हो जाएगा ये 3RT/m डिवाइडेड बाई 2RT/m, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो VRMS डिवाइडेड बाई VMPS इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है। मैम N2/m1 रूट में है, अच्छा मैंने गलत लिखा, अभी करेक्ट कर देती हूँ पलक। ये बता दो क्वेश्चन, ये कर लोगे। देखो यहाँ पे गैस भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, मोलर मास भी कैंसिल आउट हो जाएगा और टेम्परेचर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखो ये सही है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बोल दो भाई, जल्दी से रिप्लाई कर दो एक बारी।
जल्दी से रिप्लाई कर दो। सिर्फ पलक को समझ में आया और किसी को नहीं समझ आया। देखते हैं कहाँ गलती हुई है। हाँ बेटा, ये रूट में ही है। ये पूरा रूट नहीं डालते हैं, ऐसे ही डाल देते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही डाल देते हैं। ठीक है ना, तो ये रूट में ही है। इसका भी आंसर दिया हुआ है, देखो। ये भी शायद गलत ही है बेटा। ये भी गलत है क्योंकि इसने ना वी एमपी को क्या करा है, एवरेज कर दिया है। तो ये भी गलत है। ठीक है ना, मैं इसको चेंज कर दूंगी। जब आपके पास पीडीएफ जाएगा ना तो उसमें गलतियां नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसको हटा देंगे। अब हम इसको, अब ये नेक्स्ट क्लास में लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें आज के लेक्चर की, तो कुछ समझ आया आपको? कुछ समझ आया? अच्छा, आपको पता है एक ओपन बैच है, इसीलिए शायद बच्चे आते नहीं है आजकल, कम आते हैं इस वाले बैच में। जो रात वाला बैच होता है ना, उसमें बहुत बच्चे आते हैं। और जो एक ओपन बैच है ना, शाम का जो बैच होता है ओपन बैच, और शाम में और एक सुबह में भी ओपन बैच होता है। अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइम जो 7:30 बजे का, 6:30 से 7:30 का जो टाइम है ना, वो बच्चे थोड़ा सा मस्ती वाला टाइम ही रहता है, घूमते फिरते रहते हैं, इधर चल लो उधर चल लो। बहुत कम बच्चे आपके जैसे हैं जो घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो देखो आधे तो आए ही नहीं है। ठीक है ना। तो अगर नहीं आओगे तो देखो नुकसान तो तुम्हारा होगा, मेरा क्या जाएगा? मेरा क्या जाएगा, मैं तो पढ़ा ही रही हूँ। ठीक है ना। और फिर कल को वो अवंती को भी यही कहेंगे कि अरे उन्होंने तो कुछ पढ़ा